नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम टियर फर्स्ट का जो आज आपके 9 मार्च को हुआ है प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस का एनालिसिस रहने वाला है। जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है कमेंट सेक्शन में बताना कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, और बाकी पीडीएफ फाइल के लिए ऑल शिफ्ट की एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। रियल और ऑथेंटिक सवाल से जुड़ने के लिए न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। 50% कैंडिडेट हैं वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एफर्ट के लिए ये लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट शिफ्ट का पहला सवाल आपके सामने, और सवाल है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए हैं। स्पेशल यहाँ पर पूछा है किन किन सिटीज़ में आयोजित हुए हैं। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है हुए तो मध्य प्रदेश में है, 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को हुए हैं। और मध्य प्रदेश के अलावा भी जो ट्रैक साइकिलिंग है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां जो 2023 में हुए हैं, ट्रैक साइकिलिंग नई दिल्ली में हुई। ध्यान रखना, आपको अलग से पूछ रहे हैं ट्रैक साइकिलिंग इवेंट कहाँ पर हुआ, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में। बाकी मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में टोटल 11 वेन्यूज़ पे हुए हैं। सिटीज़ कौन सी हैं पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस सिटी में नहीं हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भोपाल में हुआ है, इंदौर में, ग्वालियर में, उज्जैन में और महेश्वर, उसके बाद जबलपुर, मांडला और बालघाट, ये 8 सिटीज़ में। साथ से साथ न्यू दिल्ली में ट्रैक साइकिलिंग का इवेंट हुआ है। और इसका जो मास्कट है 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो मास्कट है वो है दोस्तों आशा और मोगली, और इसकी जो टॉर्च है वो अमरकंटक से शुरू हुई है। थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। फर्स्ट यहाँ पर रैंक किसने हासिल की है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, पहला स्थान महाराष्ट्र का। ध्यान रखना गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र के 56 गोल्ड, सेकंड हरियाणा का स्थान है तो 41 गोल्ड, थर्ड मध्य प्रदेश का 39 गोल्ड। तो सबसे अधिक जो महाराष्ट्र ने प्रथम रैंक हासिल किए तो उनके 161 टोटल मेडल थे, तो टोटल मेडल का भी थोड़ा ध्यान रखना। इससे पहले पंचकुला हरियाणा में 2021 का जो स्थगित किया गया था, जिसमें और पहला संस्करण आपको विशेषकर ध्यान रखना है। बाकी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो न्यू कैंडिडेट हैं टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं अभी भी मौका है। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, जिसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाते हैं। सारे एग्जाम्स का मतलब है 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक बार पास दे लो। जो चाहे स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम का मॉक टेस्ट दे सकते हो। अभी 24 आवर की डील है, जिसमें आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट लेते हुए इस डील को सबसे लोएस्ट प्राइस में, यानी एक दिन का 1 रुपये से भी कम प्राइस आपकी निकल के आ रही है। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दो, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट दो, सेम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इंक्लूड है। एक पास में सभी एग्जाम इंक्लूड है। विशेषकर अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ सभी एसएससी एग्जाम्स की, वो सभी यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड के साथ में जरूर चेकआउट कीजिएगा। अपन खेलो इंडिया गेम्स की बात कर रहे थे, तो खेलो इंडिया गेम्स का फर्स्ट एडिशन है वो दिल्ली में हुआ था 2018 में, जिसमें हरियाणा ने फर्स्ट रैंक हासिल की थी। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अलावा एक गेम है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये भी 2023 में हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण है वो कहाँ पर हुआ है, तो गुलमार्ग में हुआ है। गुलमार्ग है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत आ जाता है। 10 से 14 फरवरी के मध्य खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ है। और बाकी खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 2020 में हुई थी, जो लेह गुलमार्ग में हुआ था, 21 में लद्दाख और गुलमार्ग में, 23 में जो तीसरा संस्करण गुलमार्ग में हुआ है, और जिसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर ने 26 गोल्ड, टोटल 76 मेडल के साथ पहला स्थान, और सेकेंड रैंक आपको पूछ रहे तो वो महाराष्ट्र की रही है। और नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखते हैं किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू की गई है। स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल है, ये ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुरू की है, तो ओडिशा के द्वारा। कर्नाटक संगीत किन राज्यों में प्रचलित है, इंपॉर्टेंट सवाल। कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत से अक्सर है वो टीचर सवाल पूछती रहती है। कर्नाटक संगीत ये एक तो नाम से स्पष्ट है, कर्नाटक में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो साउथ वाले हैं ना वहाँ पर विशेषकर कर्नाटक संगीत होते हैं, और नॉर्थ वाले जितने भी स्टेट हैं यहाँ पर हिंदुस्तानी संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की बात करें तो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में, तमिलनाडु में। तो ये साउथ के डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु में कर्नाटक संगीत। कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप कौन से हैं, तो वो है दोस्तों वर्णम, जावाली, तिलाना। आपको पूछ लें, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी टीसीएस ने ये 2 फैक्ट से सवाल पूछ रखा है। आने वाले शिफ्ट में चांसेस बढ़ जाते हैं इन फैक्ट से। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति हैं त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ध्यान रखना है
आपको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति पूछ रहे तो त्याग करना पड़ेगा मूर्ति बनाने के लिए, त्यागराज है, और दीक्षा लेनी पड़ेगी, दीक्षितार है, और श्याम जी की, कृष्ण जी के भजन करने पड़ेंगे, तभी आप मूर्ति बन पाएगी आपकी। श्यामा शास्त्री, दीक्षितार और त्यागराज, ये त्रिमूर्ति है कर्नाटक संगीत की। और वैसे पिता कौन है, फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक, वो है पुरंदरदास। ठीक है, ये सभी आपको याद हो गया। और ये थीम है कर्नाटक शैली की, थीम किस पर आधारित है, तो विशेषकर इन मंदिरों पर ही आधारित है। अर्चना, पूजा अर्चना, दार्शनिक चिंतन, नायक नायिका वर्णन, देशभक्ति, इन सभी पर आधारित है। कर्नाटक संगीत के प्रमुख जो म्यूजिशियन है वो कौन से हैं, जो सिंगर हैं उनका नाम आपको पूछ लें तो प्रमुख संगीतकार है वेंकट कवि कर्नाटक संगीत की, स्वामी थिरुनल राम वर्मा कर्नाटक संगीत, मैसूर सदाशिव राव, पतनम सुब्रमण्या अय्यर, पूज्य श्रीनिवास अयंगर, पापनाशम शिवन, MS सुब्बलक्ष्मी, ये सभी संगीतकार हैं कर्नाटक म्यूजिक के। नेक्स्ट वाला आपके सामने, रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया। रजिया सुल्तान की बात करें तो मामुलुक डायनेस्टी है, गुलाम वंश की ये शासिका रही है। 1240 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो अपदस्थ एक तरीके से ये हो गई 1240 में। 4 वर्ष शासन रहा है 1236 से 1240 के मध्य, ध्यान रखना 1236 में ये। और आपको पूछ रहे मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक है, वो रजिया सुल्तान ही थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च, तो आपको पूछ रहे रजिया सुल्तान के समय जो घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी था वो कौन था, जमालुद्दीन याकूत था। और ये मामुलुक डायनेस्टी की पांचवी कौन सी रूलर थी, पांचवी शासिका रजिया सुल्तान थी। और बाकी आपको पूछ लें, ऑलरेडी TCS कंपनी का एक सवाल पूछा हुआ याद आया कि मामुलुक डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का थर्ड शासक कौन था। थर्ड था दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, 1211 से 1236 तक है। ये इल्तुतमिश के बाद है, कुछ महीनों के लिए एक और शासक रहे थे, चौथे शासक थे, वो थे रुकनुद्दीन फिरोज थे। उनके जस्ट बाद है 1236 से ही आ गई थी रजिया सुल्तान, पांचवी शासक। प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक सभी को पता है 1206 से 1210, सेकेंड आराम शाह 1210 से 1211। और अंतिम शासक कौन थे गुलाम वंश के, तो वो थे दोस्तों कैकाबाद थे 1287 से 1290। शेवाल किस जगत से संबंधित है। शेवाल की बात करें, एक तो होता है नील हरीश शेवाल जो मोनेरा का है, और एक होता है दोस्तों डायरेक्ट जो एक कोशिक की यूकैरियोटिक में आता है, एक कोशिक शेवाल। एक कोशिक शेवाल है प्रोटिस्टा जगत का, तो शेवाल डायरेक्टली आपको पूछा है तो प्रोटिस्टा हो जाएगा। और साइनोबैक्टीरिया पूछ लें, नील हरीश शेवाल पूछ ले तो आप मोनेरा कहेंगे। व्हीटेकर के द्वारा जो प्रस्तावित पंच जगत है, NCERT आप देखेंगे जैव विविधता वाला चैप्टर है, उनमें थोड़ा डिटेल से देखना, एक सवाल वहाँ से साइंस का मिलने का चांसेस बनता है। जैव जो वर्गीकरण है पूरा ध्यान से पढ़ लेना। वर्गीकरण में भी विशेषकर जितने भी किंगडम पंच जगत हैं, इसके अलावा जो वर्गीकरण है उनके उदाहरण आपको देख के जाना है। सवाल बनते हैं, TCS बार बार यहाँ से GD में भी आया था सवाल, ये सवाल यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। और आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, विशेषकर उदाहरण का उनका ट्रिक की सहित कोशिश करूंगा। जब बीच में आपकी गैप रहेगा एग्जाम में उस समय मिल जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ शेवाल की, किस जगत से संबंधित है। शेवाल है प्रोटिस्टा का। मोनेरा जगत की, पंच जगत आपको पूछ जाए तो पंच जगत के सारे उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। मोनेरा में आपकी बैक्टीरिया, जीवाणु पूछ लें तो जीवाणु है मोनेरा का। और साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों ही मोनेरा के, और माइकोप्लाज्म भी मोनेरा का। प्रोटिस्टा में आपके आ जाते हैं एक कोशिक शेवाल, डाइएटम, प्रोटोजोआ और शेवाल दोनों ही प्रोटिस्टा है। ठीक है, और बाकी जो एक कोशिक है और यूकैरियोटिक है, अमीबा, पैरामीशियम है, ये सभी प्रोटिस्टा। फंजाई है जो जगत फंजाई है उसके उदाहरण में आपके यीस्ट आ जाएगा, मोल्ड आ जाएगा। मशरूम आपको पूछ ले, ये भी फंजाई है, और जैसे मशरूम के अंतर्गत एगेरिक्स और बाकी आप यीस्ट में देखेंगे पेनिसिलियम है, ये सभी उदाहरण हैं। प्लांटी आप देखेंगे तो पेड़ पौधे हैं, ये बहुकोशिक के यूकैरियोटिक हैं और स्वपोषी होते हैं। और जो एनिमेलिया किंगडम है वो बहुकोशिक के यूकैरियोटिक हैं और विषमपोषी होते हैं, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है एनिमेलिया में, ध्यान रखना। और बाकी ये पूरा जीवधारी वर्गीकरण NCERT का डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। जीवधारी में आपके प्रोकैरियोटिक आते हैं, यूकैरियोटिक जो विकसित के अंदर रहता है, यूकैरियोटिक में एक कोशिक के और बहुकोशिक। अब एक कोशिक में आपकी प्रोटिस्टा है, आपको पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिक है, तो एक कोशिक में प्रोटिस्टा आ जाएगा। और बाकी बहुकोशिक आप बात करेंगे, बहुकोशिक में भी जिसमें कोशिका भित्ति होती है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति किस में नहीं होती है, एनिमेलिया में नहीं होती है। बाकी बहुकोशिक में आप देखेंगे कोशिका भित्ति होती है, उसमें आपकी फंजाई और प्लांटी आ जाएंगे। फंजाई में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और प्लांटी में होता है, स्वपोषी होते हैं। ये पंच जगत वर्गीकरण। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आपके सामने,
खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 22 मार्च से 5 जून 1918 को गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों को अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध ये सत्याग्रह था। इसके अलावा प्रमुख सत्याग्रह में आपको पूछ रहे, चंपारण सत्याग्रह के बाद दूसरा सत्याग्रह था वो खेड़ा सत्याग्रह ही था। तो चंपारण और बारदोली सत्याग्रह ये याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो भी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नील की खेती करने के विरोध में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में चंपारण और खेड़ा 1918 में। बारदोली सत्याग्रह है 1928 में हुआ था। जस्ट खेड़ा के 10 साल बाद बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। ये भी एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी सत्याग्रह के बाद इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर कनाडा से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? कनाडा से एक तो संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन हो गई, ये भी कनाडा से लिया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द की अवधारणा भी कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श लेंगे वो भी कनाडा के संविधान से। तो ये सभी आप देख पा रहे हो कनाडा के संविधान से अडॉप्ट की गई है। टीसीएस कंपनी का जो भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी के हो, रेलवे के हो, संविधान के विदेशी स्रोत है 100% एक सवाल बनता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो 10 देशों के प्रमुख विदेशी स्रोत हैं वो एक नज़र में आप देख लीजिएगा। विशेषकर कनाडा के संघीय शासन का ही ऑप्शन रहता है। और बाकी आप ध्यान रखना है राज्यपाल की नियुक्ति, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सभी कनाडा। आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से आपको आपातकाल ध्यान रखना है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन के साथ साथ राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन भी साउथ अफ्रीका से। और राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका। ठीक है। पंचवर्षीय योजना पूछ रहे तो आप कहेंगे रशिया से। मौलिक कर्तव्य भी रशिया से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन। ध्यान रखना विधि का शासन ब्रिटेन से है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से है। नेक्स्ट यहाँ पर यूएसए से लिए गए हैं मौलिक अधिकार हैं और राष्ट्रपति पर या फिर जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह जजेस पर महाभियोग लगाया जाता है ना वो भी यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से। मौलिक अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्अवलोकन, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? यूएसए से। वित्तीय आपातकाल यूएसए से। फ्रांस से ये वाला सवाल पूछा जाता है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता है, कहाँ से? फ्रांस से। गणतंत्र शब्द फ्रांस से। जापान का ये पूछा जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आप कहेंगे जापान से। ग्रैंड स्लैम, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक तो आपको ग्रैंड स्लैम का क्रम याद रखना है। ग्रैंड स्लैम में सवाल बनता है और करंट अफेयर्स का यहाँ पर सवाल पूछा गया है, विशेषकर यूएस ओपन का था सवाल। ग्रैंड स्लैम में एक तो मैं फैक्ट बता दूं, सबसे पहले कौन सा होता है तो जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में अल्फाबेटिक ऑर्डर है वो स्विच हो जाता है। ध्यान रखना ए से शुरुआत होती है, ए के बाद एफ आएगा, उसके बाद आएगा डब्ल्यू, फिर यू आ रहा है। तो यहाँ पर ए ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, लास्ट में आप यूएस पहुंचते हो, बहुत संघर्ष करेंगे तो यूएस ओपन लास्ट में लेना है, क्योंकि ऑलरेडी टीसीएस ने पूछा है सबसे इनका पूछ लेता है कि जनवरी मंथ में कौन सा होता है ग्रैंड स्लैम, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कौन से कोर्ट में होता है? सिंथेटिक कोर्ट में। उसके बाद मई जून में हो जाता है फ्रेंच ओपन, क्ले कोर्ट में होता है। फ्रेंच है वो क्ले कोर्ट में, मिट्टी में होगा। एफ से याद रखिएगा, एफ यानी फेल है, मिट्टी में आपकी मेहनत मिल गई यानी फेल हो गई। और फिर विन करते हो तो वो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, ग्रास होता है ना घास, तो विंबलडन, इस प्रकार ट्रिक्स याद रख सकते हो। कोर्ट विशेषकर ये पूछा जाता है। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट रहता है, लास्ट में होता है यूएस ओपन अगस्त सितंबर में, विंबलडन जून जुलाई में। ये सभी क्रम हो गया। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना इनके लेटेस्ट विजेता, जिसमें मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स का ये भी याद रख लेना जो कैंडिडेट और एफर्ट लगाना चाहते हैं। इनके उप विजेता भी टीसीएस पूछ लेती है, तो उप विजेता जरूर ध्यान रखना। फिलहाल इंक्लूड मैं सिंगल्स के विजेता कर रहा हूं, जैसे सबसे पहले आपकी हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था और उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन 2022 की बात करें, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल रहे हैं, स्पेन के हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल रहे हैं। एक बार सभी के पुरुष एकल देख लो, जैसे फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, विंबलडन चैंपियनशिप है वो है जोकोविच। तो शुरुआत के दो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, दो पहले होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद जस्ट फ्रेंच होता है, तो इन दोनों के राफेल नडाल हैं। फिर इसके बाद होता है विंबलडन और लास्ट में यूएस होता है। तो विंबलडन में जोकोविच हो गए थे पुरुष एकल के विजेता, और यूएस में पुरुष एकल के सी अल्कराज गार्फिया जो स्पेन के हैं। तो यूएस में ध्यान रखना ये पुरुष एकल के विजेता है सी अल्कराज गार्फिया। और बाकी इनकी महिला विजेता है वो भी याद रखो सभी की ग्रैंड स्लैम की। महिला एकल जैसे फ्रेंच की है ईगा स्विएटेक है,
ईगा स्वीटेक फ्रेंच की है और ईगा स्वीटेक यूएस की भी है। फ्रेंच और यूएस दोनों की ईगा स्वीटेक है महिला एकल में। और दो जो अन्य हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन की है एस्ले बार्टी, क्योंकि एस्ले बार्टी खुद ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के आप एस्ले ए से एस्ले ऑस्ट्रेलियन ओपन डायरेक्टली याद रखेंगे महिला एकल में। विंबलडन में रय बकीना महिला एकल है, ई रय बकीना विंबलडन है, तो एक आपको याद रखना है रय बकीना। बाकी यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ईगा स्वीटेक हो गई थी, स्वीट है, यूएस ओपन है स्वीट, और फ्रेंच ओपन है वो ईगा स्वीटेक, और विंबलडन में ई रय बकीना। और आपको यूएस ओपन में इन दोनों का याद रख लेना है, सी अल्कराज गार्फिया भी प्रूशेकल से। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आपके सामने, विच विलेज इन इंडिया इज 100% सोलर पावर्ड है, तो 100% सौर आधारित गांव कौन सा है? मोढेरा गांव है, गुजरात का मोढेरा गांव। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सेल फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365 में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की। माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है? लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं वो अपडेटेड रहते हैं, तो इसके अंतर्गत एक्सेल है, एमएस वर्ड है, आउटलुक वगैरह सारे कुछ आ जाते हैं। तो एक्सेल की बात करें और उसको क्लोज करना है, क्लोज के केस में Ctrl+W इसकी शॉर्टकट की है। तो कंप्यूटर के सवाल यहाँ पर 2 सवाल देखने को मिले इस शिफ्ट में। और न्यू वर्कबुक आपको क्रिएट करनी है तो कंट्रोल के साथ N, और पहले से ही कंप्यूटर में सेव्ड वर्कबुक को दोबारा ओपन करना है एक्सेल में कंट्रोल के साथ O, और सेव करना है वर्कबुक को या फिर स्प्रेडशीट को तो कंट्रोल के साथ S करेंगे आप। क्लोज एक्सेल, पूरी एक्सेल को ही क्लोज करना है कंट्रोल के साथ F4 करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति, राष्ट्रीय आपातकाल है किस केस में है वो लागू किया जाता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लागू हुआ है, सभी बता देता हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य आपातकाल आर्टिकल 356, और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। बात करता हूं मैं राष्ट्रीय आपातकाल की किस केसेस में, तो 2 केसेस प्रमुख बनते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। एक तो बाहरी आक्रमण या युद्ध हो जाता है, सेकंड आंतरिक कुछ गड़बड़ी हो जाती है देश के अंदर ही, कोई गृह युद्ध वगैरह, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर या फिर बाहरी आक्रमण के केस में राष्ट्रीय आपातकाल है वो राष्ट्रपति घोषिट कर देते हैं आर्टिकल 352 के तहत। पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल हुआ था 1962 में, भारत चीन के युद्ध के दौरान हुआ था। 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक ये रहा था, जिसमें भारत की सुरक्षा बाहरी आक्रमण से खतरा था। और 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध बाहरी आक्रमण था। सेकेंड राष्ट्रीय आपातकाल 1971 में 3 से 17 सितंबर 1971 तक। थर्ड राष्ट्रीय आपातकाल विशेषकर इसमें पूछा जाता है कौन प्रधानमंत्री थे, कौन राष्ट्रपति थे। थर्ड राष्ट्रीय आपातकाल है, इंदिरा गांधी जी के वक्त है जो प्रधानमंत्री थी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे ये सवाल विशेषकर आता है। फखरुद्दीन अली अहमद थे, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लागू किया था, जो हुआ था 25 जून 1975 की, भाई डेट ध्यान रखना वर्ष सहित, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूं, वारली पेंटिंग किससे संबंधित है? वारली पेंटिंग है, एक जनजाति है वारली दोस्तों महाराष्ट्र की, और उन्हीं के द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है। विशेषकर शादी इनकी प्रमुख थीम रहती है पेंटिंग। इसके अलावा जन्म उत्सव धार्मिकता की थीम पर आधारित है वारली पेंटिंग। 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? 2023 का फीफा विमेन वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। आपको पता होगा 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ है, जिसमें विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस रही है। 2019 में जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप वो कहाँ पर हुआ था? 19 में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप फ्रांस में हुआ था, विजेता यूएस रही थी। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। बात करता हूँ लेटेस्ट करंट अफेयर्स, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो मेंस का हुआ है कतर में, उसमें बेस्ट स्कोरर कौन है? वो है दोस्तों किलियन एम्बाप्पे, 8 गोल दागे थे इन्होंने। विजेता अर्जेंटीना रही थी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है लियोनेल मेसी, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी एंजो फर्नांडेज, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है वो है एमिलियानो मार्टिनेज। 2026 में फीफा मेंस जो वर्ल्ड कप होगा वो कनाडा, मेक्सिको, यूएस में होने वाला है। नेक्स्ट सवाल, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार, कर्क यानी मित्र पर गमछा झार टिक से गुजरती है। मतलब ये हुआ कि 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क 8 रेखा मित्र पर गमछा झार, कौन से 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान। मी यानी क्या हो गया? मी का मतलब यहाँ पर मिजोरम है, त्र यानी त्रिपुरा, तो मिजोरम, त्रिपुरा। और उसके बाद पर यानी पश्चिम बंगाल, र यानी राजस्थान, और गमछा झार, ग का मतलब गुजरात,
और म यानी मध्य प्रदेश, छ यानी छत्तीसगढ़, झार यानी झारखंड। तो ये 8 राज्य जहाँ से अपनी कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध की कैंसर लाइन, वो गुजरती है। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों की ऊंचाई आपको बतानी है। तो ऊंचाई की बात करें तो सबसे नीचे आपको मिलेगी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का मतलब क्षोभ मंडल रहती है ना, लगभग 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक की हाइट तक है वो क्षोभ मंडल है। तो 8 से 10 किलोमीटर जो भी विकल्प रहा होगा, तो ये हाइट है 0 से 12 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के जस्ट बाद आती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर है 12 से 50 किलोमीटर हाइट तक स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर आ जाता है मध्य मंडल, मीसोस्फियर है जो 50 से 80 किलोमीटर तक चला जाता है। उसके बाद आपकी आयन मंडल आ जाता है, थर्मोस्फीयर है 80 से 700 किलोमीटर, और बाह्य मंडल है 700 से 10,000 किलोमीटर एक्सोस्फीयर। ओजोन परत है वो समताप मंडल का क्षेत्र है। धिनोधर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? धिनोधर पहाड़ियाँ है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। ठीक है, धिनोधर पहाड़ियाँ। एक इंपॉर्टेंट सवाल टीसीएस कंपनी के द्वारा पूछा कि बादाम पहाड़ है जहाँ से किसका खनन होता है? तो बादाम पहाड़ है उड़ीसा के मयूरभंज में, जहाँ से हेमेटाइट लोहा है ना, उसका खनन किया जाता है। अब जब पहाड़ियों की बात आई है, जैसे धिनोधर है वो गुजरात की है। गॉडविन ऑस्टिन है जम्मू कश्मीर, जिसे केटू कहा जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, कामेट उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में है। माउंट आबू और गुरु शिखर है वो राजस्थान, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। राजमहल पहाड़ी झारखंड, खांसी जयंतिया और गारो पहाड़ियाँ मेघालय, नागा पहाड़ी नागालैंड, महादेव पहाड़ी जो धूपगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है। मैकाल पहाड़ी अमरकंटक मध्य प्रदेश में। अरावली है गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में फैली हुई। विंध्याचल श्रेणी है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट यहाँ पर जो महाबालेश्वर पहाड़ी, अजंता श्रेणी, ये सभी महाराष्ट्र में है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में। इलायची पहाड़ियाँ ध्यान रखना, केरल तमिलनाडु में इलायची है। डापला पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। डापला कहाँ पर है? ये सभी इंपॉर्टेंट है। इलायची केरल तमिलनाडु, डापला अरुणाचल प्रदेश में। मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मिश्मी डापला अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु में। अन्नामलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। छोटा नागपुर झारखंड, बुंदेलखंड एमपी यूपी, बघेलखंड मध्य प्रदेश में, मैसूर पठार कर्नाटक में, दोदा बेटा केरल तमिलनाडु, मिकिर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश, लुसाई है वो मिजोरम में। लुसाई कहाँ पर? मिजोरम में। ये प्रमुख हिल्स है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री किशन सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। और ध्यान रखना, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। पंजाब केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। आपको पता होगा पंजाब केसरी का उपाधि किसे दिया गया था? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का उपाधि दिया गया था। राजस्थान केसरी एक समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है, सिग्नल को मजबूत करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये भी एज ए कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। सिग्नल को मजबूत करना है तो वहाँ पर आपको रिपीटेटर है, पुनरावर्तक का उपयोग करना होगा। जैसे आपके वाईफाई नेटवर्क कवरेज को आपको और आगे बढ़ाना है ज़्यादा रेंज तक, तो वाईफाई रिपीटर का उपयोग किया जाता है वहाँ पर। किसी फर्म का मूल्य वर्धित विवरण है। अर्थव्यवस्था से, आपकी इकोनॉमिक्स से 2 सवाल यहाँ से थे। एक तो ये वाला है वैल्यू एडेड से, तो वैल्यू एडेड बाय ये फर्म है वो किसके इक्वल होती है? सो सेल्स माइनस मध्यवर्ती खपत है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू एडेड बाय ये फर्म मिल जाएगी। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नाम दिया था, गोल्डस्टीन ने नाम आता है खोज में। नाम जो दिया है प्रोटॉन वो रदरफोर्ड ने, लेकिन खोजा गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है? इंदौर है मध्य प्रदेश की। उसके बाद सूरत जो गुजरात की सिटी है। एक एल्टीट्यूड का सवाल था, तो एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई है, और ऊंचाई है वो एयर प्रेशर से संबंधित रिलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ती है तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। तो क्या विकल्प थे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिनका एग्जाम था। मिलते हैं नए शिफ्ट के साथ। जो न्यू कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ऑफर का लाभ उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। धन्यवाद।